नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ का इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। दिन भर की बड़ी चर्चाएं क्या कुछ रही उन पर डिटेल में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोविड का अपडेट दे दूं कि लगातार चौथे दिन आज पूरे देश भर में 40,000 से भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। कई दिन पहले ऐसा आंकड़ा जो है वो कुछ महीने पहले ऐसा आंकड़ा जब पूरे देश भर में जो है वो देखा गया था कोविड के पॉजिटिव केसेस का। अब लगातार कोविड के पॉजिटिव केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब देश में चिंता भी ये सताने लगी है कि क्या लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, पर हालांकि कोविड के जो प्रिकॉशंस हैं वो लोगों ने लेना कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी है कि अब कई जगहें ऐसी हैं जहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन अगर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया जाता है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल ज़रूर होगा और लोगों को भी अब ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। 40,715 केस पिछले 24 घंटे में पूरे देश भर में रिपोर्ट किए गए हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डेली केसेस में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और पंजाब इन स्टेट्स का है। 81% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये स्टेट्स जो हैं वो कोविड के नए केसेस में कर रही हैं। वहीं दूसरा अपडेट भी कोविड से जुड़ा ही है। कोविड-19 का जो वैक्सीन है, यानी कि जो टीका है, जो पूरे देश में टीकाकरण हो रहा है, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट आज यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया कि अब 45 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे ज़रूरी नहीं है कि कोमॉर्बिडिटीज़ हो और उसे सर्टिफिकेट कोमॉर्बिडिटीज़ का जमा कराना पड़े तभी उसको वैक्सीन लगे। 45 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति हो उसे ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। उसी से जुड़ा दूसरा अपडेट ये है कि कोविशील्ड का हमने कल बताया और आज प्रकाश जावड़ेकर साहब ने भी उसको कन्फर्म किया कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसको 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते का समय जो है अगर सेकंड डोज में दिया जाता है तो रिजल्ट ज़्यादा इफेक्टिव देखे गए हैं। ये जानकारी उन्होंने साझा की और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोविड की वैक्सीन लगाएं, उस पर उन्होंने खासा जोर जो है वो यहाँ पर दिया। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरह की बातें की थी। एक दिन पहले यानी कि कल जनता कर्फ्यू पिछले साल लगा था। आज के दिन थोड़ी ढील ज़रूर दी गई थी, पर 25 तारीख से फिर से एक लंबा लॉकडाउन पूरे देश भर में लगा था। आपकी किस तरह की यादें हैं, किस तरह से आपने लॉकडाउन में सर्वाइव किया, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, वो ज़रूर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पर अगर वैक्सीन की बात करूं तो देश भर में जब से वैक्सीन लगना शुरू हुई है काफ़ी अच्छी रिजल्ट जो हैं वो पूरे देश भर में देखे गए हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो। उसी को लेकर सरकार ने कहा है कि जहां वेस्टेज जिन स्टेट्स में हो रही है, यूटीज़ में, उसको रोका जाए, उसके लिए प्रयास किए जाएं। और उसी को देखते हुए कुछ रिकमेंडेशन जो पैनल ने, कुछ एक्सपर्ट पैनल्स ने सरकार को दी हैं कि अगर 45 साल के ऊपर के हर एक व्यक्ति को कोविड लगा ली जाती है और 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाती है तो वेस्टेज भी कम हो जाएगी, उस पर भी खासा असर जो है वो ज़रूर पड़ेगा। अब बात करें जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जम्मू की, तो 45 लाख रुपया फाइन जो है वो मास्क ना पहनने वालों से डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू ने जो है वो ले लिया है, यानी कि 45,000 रुपया अर्जित किया है। 45 लाख रुपए के फाइन उन्होंने उन लोगों को किए हैं जो मास्क नहीं पहनते थे। इसमें आंकड़ा 9,000 लोगों का है। यानी कि लगातार सरकारें जो प्रयास कर रही थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहने, और कुछ 9,000 से ज़्यादा लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहने उनको पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने फाइन किया ताकि वो आगे से मास्क पहनते रहे। कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार एक बार फिर से सोच रही है कि इस तरह के जो प्रिकॉशंस हैं उससे, इस तरह की जो शक्तियां हैं उसे और जो है वो बढ़ाया जाए उन इलाकों में भी जहां पर लोग अभी भी मास्क पहनकर नहीं निकल रहे हैं। बाज़ारों में अगर अभी भी आप जाएं तो लोग धड़ल्ले से वायलेशन करते हुए इन कोविड के प्रिकॉशंस के, कोविड के नॉर्म्स के नज़र आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है, मास्क नहीं लोग पहन रहे, इसके अलावा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से खासी केसेस में बढ़ोतरी भी आने वाले समय में आ सकती है। और पंजाब में ये देखा गया कि 80% से ज़्यादा केसेस जो पंजाब में नए पाए गए हैं वो यूके वेरिएंट के हैं। यानी कि हो सकता है कि पंजाब से जम्मू में अगर ट्रैवल करता है ये यूके वेरिएंट तो वो ज़्यादा मोर्टेलिटी जो है वो उसकी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से केसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कृपया कर मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कीजिए, प्रिकॉशन जितने भी बताए गए हैं वो सख्ती से लीजिए ताकि कोविड से बचा जा सके। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट आपको ये दे दें कि जिस पर हम चर्चा भी कल कर रहे थे, उसमें हम डिटेल में अपनी फीचर स्टोरी में भी चर्चा करेंगे, बट एक अपडेट जो आज दिन में हमने आपको दिया कि जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा, यानी कि क्रिकेट प्लेयर्स से जुड़ा, क्रिकेट प्रेमियों से जुड़ा, कि JKCA को जो एक कमेटी या CAA यानी कि एक जो कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कोर्ट ने 2017 में अपॉइंट किए थे JKCA के कामकाज को देखने के लिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस पर देखने के लिए
इसके अलावा किस तरह का कामकाज उनका चलेगा, लोगों को या प्लेयर्स को किस तरह से सपोर्ट करेंगे, उस सारी प्रोसेस को देखने के लिए और जेकेसीए का कामकाज ना रुके, प्लेयर्स को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको देखते हुए जो पैनल एक तरीके का बनाया गया था, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था और सीईओ बनाया गया था, उसके खिलाफ कई सारी पिटीशंस कोर्ट में लगातार चल रही थी। और आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कॉमन हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस पुनीत गुप्ता, ये दो जज जो है ये इनका बेंच था, और इन्होंने जो डिसीजन दिया है वो ये है कि अब जेकेसीए के जो सीएए जो और सीईओ जो अपॉइंट किए गए थे कोर्ट द्वारा, उन्हें जो है वो डिसकंटिन्यू यानी कि अब से वो कामकाज नहीं करेंगे और पूरा कार्यभार बीसीसीआई यानी कि बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, उसको जो है वो दे दिया जाता है और वो अब से पूरा कामकाज जो है इसका देखेगा, ताकि जो प्लेयर्स हैं उनमें किसी तरह की जो है वो उनके परफॉर्मेंस में किसी तरह की परेशानी ना आए, उनकी जो प्रैक्टिस है वो किसी तरह से खलल ना उसमें डले और जो कामकाज है जेकेसीए का वो लगातार चलता रहे। बीसीसीआई को ये भी गाइडलाइंस दी हैं कि जब तक इलेक्शंस पूरी तरह से नहीं हो जाते हैं और इलेक्टेड टीम एक जेकेसीए की नहीं बन जाती है, तब तक बीसीसीआई पूरा कामकाज देखेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जितने भी रूल्स और गाइडलाइंस रेगुलेशन जो बनाई गई हैं फिलहाल में सीएए और सीईओ द्वारा जेकेसीए के लिए, क्या वो सही हैं, लोधा कमेटी के हिसाब से वो सही हैं या नहीं है, उन पर खरी उतरती हैं या नहीं, इन सब चीज़ों पर भी उनको ध्यान देना है और कोशिश करनी है कि जो इन्वेंट्री है उसे किस तरह से मेंटेन किया जाए, एसेट्स जेकेसीए के जितने हैं उसे पूरी तरह से स्टॉक मेंटेन किया जाए और प्लेयर्स को किसी तरह की परेशानी ना आए, उन्हें किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उन्हें किस तरह से सहूलियत मिल सकती है, इन सारी चीज़ों पर इनको खासा ध्यान जो है वो देना होगा। बाकी आज की फीचर स्टोरी दो हैं, पर उस पर हल्की से पहले बात करते हैं। आज शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस है। कई लोग नहीं जानते कि आज यानी कि 23 मार्च को जब उनको जो है वो फांसी दी गई, उन्हें शहीद किया गया अंग्रेज़ों द्वारा, बट आज का दिन मुकर्रर नहीं किया गया था। 24 तारीख को उन्हें फांसी सुबह 6 बजे मिलनी थी, क्योंकि कभी किसी को शाम को फांसी नहीं दी गई है। और लाहौर जेल में जब इन तीनों को रखा गया था तो रात को ही, क्योंकि पूरा इतना वहाँ पर बाहर लाहौर जेल के बाहर इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि अंग्रेज़ों को ये डर था कि अगर हम सुबह जब फांसी का तय मुकर्रर टाइम है उस समय अगर हम इन्हें फांसी देंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और जितने भी रेवोल्यूशनरी जो इंडिया को आज़ाद कराने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को रोकने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो है लाहौर पर कूच कर सकते हैं। उससे पहले 11 घंटे पहले 7 बजे रात को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीदी का दर्जा जो है वो मिला और उन्होंने शहादत पाई। और जिस तरह से भगत सिंह के बारे में कई सारे ऐसे बातें हैं जो लोग नहीं जानते, उनके बारे में चर्चा ज़रूर करते हैं। मुझे लगता है कि इस पर डिटेल में भगत सिंह के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक पुरानी कहावत है कि भगत सिंह फिर से पैदा हो, सुखदेव फिर से पैदा हो, राजगुरु फिर से पैदा हो, स्वामी विवेकानंद फिर से पैदा हो, बट हो पड़ोसी घर में, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को उस तरह का नहीं देखना चाहता, ना कोई खुद उस तरह का बनना चाहता है। उस तरह का मत बनिए, बट उस तरह की आइडियोलॉजी क्या थी उनके बारे में पढ़िए। ये हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए जाने दी और 23 साल 5 महीने कुछ दिन की उनकी उम्र और छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम, इतना लिटरेचर लिख के गए, वाई आई बिकेम एन एथीस्ट, या फिर उनकी जो किताबें हैं उनके बारे में जो लिखी गई हैं हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, खासकर उन नौजवानों को जो लगातार हिस्ट्री में अपना जो इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं भी रखते, तो इनके बारे में ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए कि किस किस तरह से इन्होंने अलग अलग समय पर जितने भी लोग थे, लाला लाजपत राय से लेकर जो अशरफुल्ला खान की बात करें या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें, कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। कई सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी लीडर देश भर में रहे जिन्होंने 47 में से पहले जो अपनी जानें दी और उसी की वजह से आज हमारा देश जो है वो आज़ाद है। आज हम खुले हवा में सांस ले पा रहे हैं और अंग्रेज़ों की गुलामी हम नहीं सह रहे। हालांकि कई सारे और लोग हैं जो हम पर हमें गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, बट उनके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने अधिकार, अपनी ड्यूटीज़ पता हो, ताकि देश के लिए भी हम काम करें और देश जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है दुनिया के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, उस पर भी हम लगातार काम करते रहें। राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात लगातार चलती रहती है, तो उन सारी चीज़ों को भी आप पहचानें, इनके बारे में पढ़ें, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ जाते जाते आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, एक फुलकारी इवेंट जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट जम्मू करा रहा है, कई सारे और एसोसिएशंस के साथ, कई सारे और ग्रुप्स इनके साथ जुड़े हैं। एक मकसद है कि जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, पर एक
आर्टिस्ट जो जम्मू के हैं उन्होंने कुछ आवाज़ उठाना शुरू कर दी है कि फुलकारी, क्योंकि नाम ही पंजाबी है और पंजाबी इवेंट आप पूरा करा रहे हैं, जितने भी जो बाहर से आर्टिस्ट आ रहे हैं वो पंजाबी हैं, और वो अगर जम्मू में आकर क्या चीज़ ऐसी दिखाएंगे जम्मू की जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म, खासकर जम्मू का टूरिज़्म, टूरिज़्म, डोगरा कल्चर प्रमोट होगा। तो उस पर एक आवाज़ उठाई है। आपका इस पर क्या कहना है? आप भी राय रखिए, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना सिर्फ खाली अपनी राय रखें, बट क्या आपको लगता है कि क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए ताकि डोगरा कल्चर या डोगरा चीज़ें या जम्मू की जो खास चीज़ें हैं वो प्रमोट हों, डोगरा जो पूरा विरासत है वो किस तरह से प्रमोट हो, उस पर ज़्यादा काम करें। कहीं पर आप जाते हैं तो क्या वो फ़ोटोज़ आप खींचते हैं, क्या वो शेयर करते हैं, और क्या उसके बारे में आप लिखते हैं, उनके बारे में कितना जानते हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट क्या क्या नए इनिशिएटिव ले सकता है, मीडिया पूरी तरह से कितना इनिशिएटिव ले सकता है, आम जनता किस तरह से ले सकते हैं, उन सब चीज़ों पर भी हमें खासा ध्यान जो है वो देना चाहिए, ताकि कलेक्टिवली हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम जो दूसरों को चाह रहे हैं कि ये चीज़ें वो करें, क्यों ना हम आज से इनिशिएटिव शुरू करें और फिर दूसरे जुड़ते जाएंगे। तो वही किसी ने कहा है कि हम अकेले चले थे इस राह में और हम हमारे साथ लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। शायद ऐसा ही कारवां एक दिन बने और डोगरा विरासत को बचाने की बात जो हमेशा चलती रहती है उसे इसी तरह से बचाया जा सकता है कि सब लोग इकट्ठे हों और सब लोग कलेक्टिवली काम करें। बाकी कुछ ओपिनियंस आज के प्रोग्राम में ज़्यादा हो गए, अगर कुछ गुस्ताखी हुई तो माफ़ ज़रूर कीजिएगा, बट अपनी राय आप भी हमारे इस प्रोग्राम के लिए ज़रूर रखें। क्या सजेशंस, क्या सुझाव हैं आपके कि इस पर हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ज़रूर आपकी राय, हम भी कोशिश करेंगे कि उसे इस प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट किया जाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को आज के इवनिंग एडिशन शो के लिए, और बाकी और सारे प्रोग्राम्स देखने के लिए, अपडेट्स देखने के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।